गुड इवनिंग आप सभी को। आज फिर से हम लेकर लौटे हैं अपने संविधान से मौलिक अधिकार को लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। ठीक है, तो देखिए, जब भारत देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद से देश में इतनी सारी समस्याएं आई कि पहले तो ये समस्या है कि इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून होने चाहिए। तो उसके लिए अपने देश के जितने भी लोग क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी लोग जो स्वतंत्रता में भाग लिए थे, जो इस भारत के एक ऐसे लोग कहे जाते थे जो भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाए, उन लोगों के द्वारा फैसला लिया गया कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक नियम एवं कानून होना चाहिए, कोई नियम एवं कानून होना चाहिए। और उस नियम एवं कानून के तहत क्या हुआ कि जब भारत देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान लागू किया गया। और संविधान लागू करने के बाद से इसमें ये बताया गया कि संविधान लागू तो कर दिया गया, तो लागू करने में उनमें क्या हुआ, तरह तरह की अधिकारों को वर्णित किया गया, जिसमें एक हमारा अधिकार आता है मौलिक अधिकार। तो अब हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि ये मौलिक अधिकार है क्या। आप लोग स्टार्टिंग से भी पढ़ते आए होंगे कि हमारे मौलिक अधिकार 7 हैं, 6 हैं, यानी इस तरह से रखते आए हैं कि कौन कौन हमारे मौलिक अधिकार है, इनका क्या महत्व है। हमें जो मौलिक अधिकार यानी जो मूल अधिकार मिला है, यानी जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हम उसका अधिकार कहीं दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं। आज उसके बारे में जानते हैं कि ये अधिकार कहाँ कहाँ काम करते हैं, यानी ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये किस प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्या हम उनके बारे में जानते हैं या नहीं। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि ये मौलिक अधिकार हमारा कहाँ कहाँ काम करता है। अभी तक कई बच्चों रट लिए होंगे कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन आज उसके 6 मौलिक अधिकार जो है उसके बारे में हम आपको क्या करते हैं, उसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे फंडामेंटल है, यानी मौलिक अधिकार हमारा चैप्टर है। और यहाँ पे हमने लिखा है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों को रखा गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे संविधान के में क्या किया गया, अनुच्छेद में रखा गया, नहीं अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में रखा गया है, यानी मौलिक अधिकार को। यानी इस मौलिक अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मतलब उसमें रखा गया, यानी उसका वर्णित है। तो इसमें पहले हम क्या थे, पहले हम पढ़ते थे 7 मौलिक अधिकार, जिसमें 7 मौलिक अधिकार में क्या था, एक संपत्ति का अधिकार, जो बाद में चल के क्या किया गया, यानी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया, मतलब उसको मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया, यानी उसको मौलिक अधिकार की सूची से क्या किया गया, निकाल दिया गया। और उसको किस सूची में डाल दिया गया, कानूनी सूची में। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसको क्यों निकाला गया, यानी जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो क्यों उसको निकाला गया और क्यों उसको कानूनी सूची में जोड़ दिया गया। पहले तो इसमें यह है कि यहाँ पे जो संविधान है, यानी जो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ये कहती है कि ये जो संपत्ति का अधिकार है आपसे क्या किया जाता है, आपकी सूची से क्या किया जाता है, जो मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार की सूची से हटाया जाता है। क्योंकि कभी भी अगर भारत के साथ, यानी भारत पे कोई वित्तीय आपदा आ जाए या कोई वित्तीय संकट आ जाए, उस संकट में क्या कर सकती है, यानी अगर ये कहें कि अगर भारत सरकार को आपकी संपत्ति का जरूरत है तो भारत सरकार उस संपत्ति को क्या कर सकती है, ले सकती है। तो इसमें इसीलिए इसको हटाया। जैसे क्या है, हम लोग के खेत होते हैं ना, और खेत के मार्ग से क्या होता है, खेत के बगल से क्या होता है, रास्ता निकल जाता है, और जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, अपनी जमीन को देना पड़ता है। ठीक वही चीज जिसकी वजह से क्या हुआ, यानी भारत सरकार कहता है कि आप भारत देश में रहते हैं तो
तो आपकी संपत्ति पे इस भारत देश का भी क्या है, अधिकार है। और कभी आपकी जरूरत पड़ेगी, यानी आपकी संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो भारत सरकार उस संपत्ति का कुछ हिस्सा क्या कर लेगी, ले लेगी। इसीलिए हटाएगा कि अगर वो आपके मौलिक अधिकार में रहेगा तो भारत सरकार उस मौलिक अधिकार को आपसे छीन नहीं सकती है। और इस संविधान में लिखा भी गया है कि आपसे कोई आपका अधिकार, यानी जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। अब आते हैं, बढ़ते हैं मौलिक अधिकार की तरफ। इसमें पहला दिया है, पहला लिखे हैं हम समानता का अधिकार, यानी राइट्स ऑफ इक्वलिटी, यानी राइट्स ऑफ इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में वर्णित है। यानी जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेके, यानी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में वर्णित किया गया है। तो इसको हम बारी बारी से एक एक करके समझते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है, यानी एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 14 के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें दिया है कानून के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ द लॉ, यानी इक्वलिटी ऑफ द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। ये हम देखते हैं क्या होता है। इसका तो मतलब आप जानते हैं समानता है सबके प्रति समान प्रकार का व्यवहार करना, सबके प्रति समान प्रकार के नियम एवं कानून रखना। लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है ना समानता का अधिकार, तो हम एक एक करके देखते हैं कि 14 अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है कानून के समक्ष क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। यानी जो कानून है, हम लोग के लिए जो कानून बना है, वो कानून सबके लिए, यानी चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, या सिख धर्म हो, या ईसाई धर्म हो, सबके लिए एक समान कानून है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति, हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, जान से मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है या जान से मारने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर धारा 307 लग रही है। तो अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति वही कार्य कर रहा है तो उसके भी ऊपर क्या होगी, धारा 307 ही लगेगी। ये हमारा कानून के समक्ष समानता कहता है। उसके बाद से अनुच्छेद हमारा 15 क्या कहता है कि धर्म जात आदि के भेदभाव का निषेध। यानी अनुच्छेद 15 में ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, ईटीसी। यानी इसमें ये कह रहा है कि किसी भी धर्म जात से आप में क्या किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भेदभाव के तहत आपको कोई कानून नहीं दिया जाएगा, यानी कानून का कुछ लाभ नहीं दिया जाएगा। आप सबको एक समान, यानी सारे धर्मों को एक समान लेके चला जाएगा। यानी कोई भी योजना अगर बनती है, कोई भी योजना अगर लाई जाती है, तो सारे धर्मों के लिए लेके आई जाएगी, न कि किसी विशेष धर्म के लिए। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं क्या करना है, अगर हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में जाते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो उसमें धर्म जाति मतलब क्या होगा, नहीं देखा जाएगा, सबको एक समान रूप से देखा जाएगा। यानी चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो किसी भी लिंग का भी हो, उसमें कोई धर्म जाति से संबंधित कोई क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म जाति आदि के भेदभाव का निषेध होना चाहिए। यानी हमें धर्म के नाम पे, जात के नाम पर कोई भी सुख सुविधा प्रदान नहीं करना चाहिए। सबको एक साथ क्या करना चाहिए, सबको वो सुख सुविधाएं, सारी योजनाएं क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 16, अब देखिए अनुच्छेद 16 में इसमें कह रहा है राज्य सेवा में समान अवसर। राज्य सेवा में क्या हो रहा है, समान अवसर, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट सर्विस, यानी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन स्टेट सर्विस। यानी राज्य सेवा में ये कह रहा है समान अवसर कि अगर राज्य में किसी भी विशेष जात या वर्ग या लिंग के लोगों को क्या होता है, किसी भी जात समुदाय के लोगों को क्या होता है, अगर कोई सेवा मिलता है, कोई नौकरी करना चाहता है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, समान अवसर। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को 2 बार अवसर दिया गया, यानी एक बार फेल हो गया उसको मतलब क्या किया गया, उसको दूसरी बार चांस दिया गया। मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है, वो एक बार फेल हो गया, उसको दूसरी बार चांस नहीं दिया गया वो पद लेने के लिए। या इस तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे कहने का मतलब कोई हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो या ईसाई धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, अगर उनके लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कहने का मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आप गए, यानी सरकारी सर्विस में आप क्या किए, गए, और उसमें आपके लिए क्या किया गया, कोई प्रावधान किया गया कि ये सेवा, यानी कहने का मतलब है कि उसके लिए एक प्रावधान किया गया कि ये जॉब, ये अपॉर्चुनिटी आपको पाने के लिए, यानी ये सर्विस आपको पाने, ये नौकरी पाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए,
25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि 25 वर्ष क्या किया गया, एक उम्र निर्धारित कर दिया गया कि अगर किसी की उम्र 25 वर्ष है वही क्या कर सकता है, सर्विस का लाभ ले सकता है, और जो 25 वर्ष से ऊपर है वो इस सर्विस का लाभ नहीं ले सकता है। तो कहने का आशय मेरा यह है कि अगर वो हिंदू धर्म का होगा उसके लिए भी 25 ही वर्ष रखा गया है, मुस्लिम धर्म होगा उसके लिए भी क्या होगा, 25 ही वर्ष रखा गया। वो कभी कभी क्या होता है, आरक्षण जो होता है आरक्षण में छूट मिलता है, लेकिन इसमें यानी इस तरह की कंडीशन में उसमें कोई क्या होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक तरह से बोलेंगे कि उनके मतलब उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद से अनुच्छेद हमारा 17 है। अनुच्छेद 17 ये कहता है, यानी जो हमारा अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का निषेध होना चाहिए। अस्पृश्यता का क्या हुआ, यानी प्रोविजन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी इसको समझते हैं कि ये अस्पृश्यता का निषेध क्यों हुआ, यानी इसमें ये देखा गया कि जो बहुत से लोग पहले क्या करते थे, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, यानी हम एक दूसरे से पहले, यानी पहले आज से 20 साल पहले 30 साल पहले क्या होता था, लोग किसी भी लोग को देखकर, यानी जो उनसे नीचे जात के हैं या निम्न वर्ग के हैं उनको देख के लोग क्या करते थे, उनसे घृणा करते थे, यानी उनसे नफरत करते थे। तो हमारा ये मौलिक अधिकार, यानी हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दे दिया कि इसका क्या होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। यानी कोई क्या करता है, कोई निम्न वर्ग के नाम पे क्या करता है, कोई आपसे क्या करता है, दूर होता है, या किसी भी चीज में आपकी क्या होती है, उसमें कमी पाई जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो दंड के भागी होगा। वो क्या होगा, दंड के भागी होगा। इसमें एक आ गया, अनुच्छेद 17 में एक आ गया कि जो छुआछूत है उसमें क्या है, यानी उसमें क्या होना चाहिए, निषेध, यानी उसको रोक लगाना चाहिए। नहीं तो आज से जिसे देखते हैं ना, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग होते थे हमेशा क्या करते थे, राजाओं की सेवा में लगे रहते थे। तो वही चीज को क्या किया गया, यानी अस्पृश्यता चाहे ये देख लेते हैं कि किसी को कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी होने के साथ साथ हम उससे दूरियां बना लेते हैं, इससे लगता है कि वो क्या हो रहा है, यानी फैल जाएगा हमारे अंदर। तो इन सब चीजों को लेकर क्या किया गया, मतलब विरोध किया गया, और विरोध में इसको क्या कर दिया गया, साफ हमारे मौलिक अधिकार में रख दिया गया कि इसका साफ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इसमें कोई क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये उपाधियों पे निषेध, यानी अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 हमारा ये कहता है प्रोविजन ऑफ द गिवन टाइटल, यानी जिसको बोलते हैं उपाधियों का निषेध में प्रोविजन ऑफ गिविंग टाइटल। यानी कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बड़े पद पे चले जाने के बाद से हमें कोई उपाधि नहीं, इसमें देखो आर्मी को छोड़ के, यानी आर्मी जो होते हैं ना, आर्मी किसान के लोग को छोड़ के, यानी जो उपाधियां हैं, जो उपाधियां दी गई रहती हैं उनमें निषेध किया गया है कि अगर आपकी कोई उपाधि है तो उसका क्या होगा, आप उस उपाधि को लेकर कहीं आप उसका क्या कर सकते हैं, यानी आपको कोई उपाधि, आपको डीएम बना दिया गया तो डीएम आप क्या है, मतलब गोरखपुर जिले के हैं, यहाँ के जिले के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाएंगे तो डीएम की भूमिका ही निभाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे आप कार्यरत हैं और किसी अन्य जगह पे जाके अपनी उपाधि का क्या करेंगे, रौब जमाएंगे। तो इसका सख्त निषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 में ये कहा गया कि उपाधियों को क्या होना चाहिए, निषेध लगनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार से आप सबको समझ में आ गया होगा, स्वतंत्रता मतलब फ्री, हमको क्या चाहिए, आजादी। यानी हमारे मौलिक अधिकार में हमको क्या किया गया, एक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी फ्री रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमको अधिकार दिया है, जिसको बोलते हैं राइट्स ऑफ फ्रीडम। यानी स्वतंत्रता के अधिकार को क्या बोलते हैं, राइट्स ऑफ फ्रीडम, जिसको अनुच्छेद 19 से 22 तक में रखा गया है। यानी स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया गया, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में रखा गया है। अब देखते हैं कि ये क्या है, किसको बारी बारी से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। पहला ये विचारा व्यय, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में देखिए क्या क्या आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में पहला आता है विचारा व्यक्ति की आजादी, विचारा अभिव्यक्ति की आजादी। यानी अनुच्छेद 19 में ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 में आता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि विचारा अभिव्यक्ति की आजादी हमारे किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 19 में क्या की गई, विचारा अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है, समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो वो भी हमारे अनुच्छेद किस में दी गई है, 19 में ही दी गई है। तो हम देखते हैं कि विचारा, पहले एक एक करके देखते हैं कि इस
क्या है यह विचारा व्यक्ति की आजादी है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं विचारा व्यक्ति की आजादी। विचारा व्यक्ति मतलब हम अपने विचारों का, यानी हम अपने विचारों का कहीं भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमें अगर कोई भी भाषण देना हुआ है, यानी हम अपने विचारों को कहीं प्रकट करना चाहते हैं, कहीं रखना चाहते हैं, किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, अगर कोई क्या हो रहा है, कोई मीटिंग है, मीटिंग के दौरान आपको अपने विचार या कोई मीटिंग बनाई जा रही है या गांव से रिलेटेड कोई बात कही जा रही है या कोई पंचायत हो रही है, उसमें सबको क्या होता है, अपना अपना बोलने का क्या होता है, अधिकार होता है। बोलने का अधिकार होता है ना, उसी को बोलते हैं, यानी बोलने के अधिकार को विचारा व्यक्ति की आजादी कहते हैं। यानी अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करना, प्रस्तुत करना, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना हम कर सकते हैं, यह हमारी आजादी है। और ये हमारी आजादी क्या है, अनुच्छेद 19 में दी गई है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। दूसरा आता है इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन की आजादी। देखते हैं ये शांतिपूर्वक सम्मेलन, देखो ये हमारी आजादी है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी हमारे मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं कि हम शांतिपूर्वक, यानी कोई भी क्या कर सकते हैं, हम कोई भी सम्मेलन, चाहे कोई भी सम्मेलन हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमको क्या मिली है, आजादी मिली हुई है, जिसे कहने का उसमें, लेकिन सिवाय उसमें हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए या हिंसात्मक कोई देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए, तभी वो सम्मेलन आपका क्या कहलाएगा, शांतिपूर्वक सम्मेलन कहलाएगा। हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हम अपनी बातों को रखने के साथ हम अपनी उस बातों को रखने के लिए कोई समुदाय या कोई संगठन बना के, कोई सम्मेलन करके उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद किस में कहा गया है, 19 में कहा गया है। तीसरा है समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तीसरा है समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता। इसमें देखिए क्या है, यानी ये सब हमारे अनुच्छेद 19 के तहत आएंगे, यानी ये अनुच्छेद 19 के तहत ये हमारे सब आएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता क्या है, तो इसमें समुदाय का मतलब होता है हम किसी भी विशेष, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से रिलेटेड है, हम अपने समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी संघ का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हम हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू धर्म के लिए कोई एक संघ का निर्माण कर सकते हैं, कोई संघ का निर्माण करके कहीं पे क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या अपने समुदाय से संबंधित किसी मंदिर मस्जिद की स्थापना कर सकते हैं। ये हमें आजादी मिली हुई है, यानी ये हमें आजादी मिली है कि हम जिस धर्म के हैं, अगर उस धर्म को मानते हैं तो उस धर्म से रिलेटेड अगर कुछ स्थापना करना हो, मंदिर या मस्जिद या चर्च, जो भी स्थापना करना होगा हम कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार है, यानी हमको अधिकार संविधान ने दिया है, ठीक है। उसके बाद दिए आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। सबसे पहले देखिए आबाद भ्रमण, यानी ये आबाद भ्रमण मतलब हमको घूमने फिरने की भी क्या है, आजादी है। हमको घूमने फिरने की भी आजादी है कि हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन क्या है कि आबाद मतलब वो ऐसे जगह पे ना जाइए जहां पे भारत सरकार ने रोक लगाई है, यानी जो हिस्सा भारत सरकार ने रोक लगाई है, आई मीन कहने का मतलब आप इंडिया में रह रहे हैं, अब घूमने चले गए पाकिस्तान में, यानी इंडिया भारत सरकार आपको वीजा दी नहीं, आपको परमिशन दी नहीं, आप क्या किए, पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान में चले जाने के बाद से क्या हुआ, कोई मैटर हुआ तो उसमें भारत सरकार क्या करती है, अपनी उंगली खड़ा कर लेती है कि ये मेरे मतलब मैंने इसको कोई वीजा नहीं दिया है और ना ही मैंने इसको यहाँ से परमिशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको परमिशन लेके जाना पड़ता है। इस कंडीशन में हमको क्या करना, कहीं भी घूमने के लिए क्या करना, परमिशन लेके भारत सरकार से क्या होती है, परमिशन लेके जाने कहता है। ये हमारी स्वतंत्रता है, इसको भारत सरकार भी नहीं रोक सकती, लेकिन हाँ यहाँ पे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम जैसे बोलते हैं ना पासपोर्ट बनवाना, वीजा लेना, ये सब हमारी क्या है, परमिशन है। ये हमारी क्या है, परमिशन है। पासपोर्ट बनवा के और वीजा के माध्यम से जाना, वही हमारा क्या होगा, भारत सरकार द्वारा क्या होगा, परमिशन होगा। उसके बाद से दिया है, पांचवा दिया इसी में अनुच्छेद 19 में ही आबाद निवास की स्वतंत्रता। देखते हैं आबाद निवास की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। आबाद निवास की स्वतंत्रता मतलब यह है कि ऐसी जगह आप निवास नहीं कर सकते जहां पे भारत सरकार नहीं चाहती है, नहीं भारत सरकार किसी को आदेश नहीं देती है कि आप यहाँ पे क्या करें, निवास करें। इसका मतलब है कि हाँ आप इंडिया में रहते हैं और जाकर पाकिस्तान में निवास करें, तो अगर आप वहां पे निवास करते हैं तो आपकी वहां की नागरिकता, अगर आप वहां पे निवास करते हैं और पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ पे आपकी कोई नागरिकता बचेगी नहीं, यानी किसी एक ही जगह। इसमें यह है कि जिसे कहने का मतलब भारत सरकार की कोई जमीन है, कोई क्या है, भूमि है, उस भूमि पे अपना मकान बना लिए,
अब क्या हुआ, भारत सरकार को बाद में पता चला, उसकी खोज की और उस जमीन को अपने हाथ में ली और आपका मकान क्या की, नीचे गिरा दे। ये हमारा आबाद निवास है। यानी हमें ऐसी जगह पे अपने निवास नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, जहां पे लोग पहले से भारत सरकार उसको बाधित कर रखी है कि ये एरिया क्या है, मतलब आपका नहीं है, आप इस पे निवास नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। छठवां है वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता। देखिए वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता क्या है, देखो हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में ये भी दिया है कि वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। यानी हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, हमें अपने जीवन का, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए, यानी उनका जीवन यापन चलाने के लिए हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। कोई भी व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि आप चोरी या कुछ करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आप ऐसा व्यवसाय कीजिए, कोई भी व्यवसाय कीजिए जिससे भारत सरकार को कोई नुकसान न हो, ना ही आपके आस पड़ोस के किसी लोगों को कोई उससे आपत्ति हो, ठीक है। ऐसे व्यवसाय कीजिए जिससे आपका लाभ हो और पूरे देश का भी लाभ हो। यानी आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर अपने क्या कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको क्या मिला है, अधिकार मिला हुआ है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पे। ये तो हमारा अनुच्छेद 19 के तहत में 6 आया, आप लोग इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। अब हमारा आया अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराध दोष सिद्धि संरक्षण। यानी अपराध दोष सिद्धि संरक्षण का मतलब ये है कि अपराध के समय, यानी हम कोई अपराध करते हैं, हम कोई क्या करते हैं, अपराध करते हैं, तो अपराध के समय जो कानून होता है, इसमें 3 कंडीशन आते हैं कि अपराध के समय जो कानून होता है उसी कानून को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। जैसे हम एक मैटर को लेकर समझते हैं कि जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति क्या किया, 2022 में कोई जुर्म किया, 2022 में क्या किया, कोई जुर्म किया, और 2022 में जुर्म करने का सजा क्या थी, 5 साल सजा, एक मानक के रूप में मानते हैं, 5 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। 1 लाख रुपए क्या होगा, जुर्माना। तो अब ये देखते हैं कि 2022 में किसी को मर्डर करने की, किसी को जान से मारने की सजा क्या थी, 5 साल सजा और 1 लाख जुर्माना। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि हमने तो क्या किया, जान से मारने की कोशिश किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुकदमे चलने लगते हैं, और मुकदमे चलने के पश्चात क्या होते हैं, वो समय आगे बढ़ता जाता है, यानी सजा नहीं मिल पाती। यानी इस समय पे क्या होती है, सजा नहीं मिल पाती है, तो उन मुकदमे बढ़ते बढ़ते 4-5 साल बाद चले जाते हैं, 4-5 साल क्या होते हैं और आगे चले जाते हैं। तो आगे चल के जब एक कोर्ट को कंफर्म हो जाता है, यानी वो पूरा कंफर्म इस चीज से हो जाती है कि हाँ आपने ये क्या किया है, अपराध किया है, तो ये फैसला अगर जाके 2027 में सुनाती है, यानी सीधे 5 साल बाद सुनाती है, और 5 साल बाद उसकी क्या हो जाती है, सजा 5 साल की बजाय 7 साल हो जाती है, 1 लाख जुर्माने के बदले 2 लाख हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2022 का अपराध उसके ऊपर लगेगा या 2027? तो इसमें पहला हमने बोला है कि अपराध के समय, आपने अपराध कब किया है, 2022 में। तो जब आपने अपराध 2022 में किया है तो सजा भी आपको कौन सी मिलेगी, मतलब सजा भी आपको क्या मिलेगी, 2022 वाली सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा इसमें आता है, दूसरे ये यानी इसमें पहला ये था कि अपराध के समय सजा, ठीक, अपराध के समय जिसने आपने अपने अभी हमने बताया कि 2022 में जैसे क्या कि आपने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश की और वो सजा जाके आपको 2027 में मिलती है, और 2027 में उस सजा के बदले वो सजा क्या होती है, थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो 2027 में सजा है वो मिलेगी, आपको जो सजा मिलेगी 2022 के अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं उसी सजा को मिलेगी। दूसरा इसमें ये आता है, एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। ये क्या है, एक अपराध की एक सजा। अब अभी हमने कहा कि आपने किसी को जान से मारने की कोशिश की, आपको 2022 में क्या हुआ, 2022 के अनुसार आपको क्या किया गया, आप पे सजाएं दी गई, जुर्माने लगाए गए। तो एक अपराध की एक सजा मतलब आपने जान से मारने की कोशिश की, आपकी एक अपराध है, और इसका सजा काट के आने के बाद से, ठीक है, यानी आपने कोई एक अपराध किया है तो एक ही अपराध की एक ही सजा मिलेगी, 9 की 2। यानी आप इस सजा को काट कर बाहर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से कोई उसी अपराध के समान, यानी जो आप अपराध किए, जान से मारने की कोशिश किए थे, उसी अपराध में फिर से आपको क्या करें, जेल के अंदर डालें, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए क्या गया है कि एक अपराध की एक सजा। उसके बाद से है
उसके बाद से तीसरा इसमें आता है खुद के विरुद्ध गवाही। खुद के विरुद्ध गवाही क्या है? देखिए जैसे एक ऐसा है खुद के विरुद्ध, कभी कभी ये होता है कि हमको गवाही दिया जाता है और हमारी गवाही क्या होती है, मान्य नहीं होती है। देखते हैं ना आप लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि खुद की गवाही मान्य नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप खुद के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। तो वो गवाही क्या होती है, जिसे कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे गए, आप अपनी गवाही पेश किए कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया। उसके लिए आप किसी को माध्यम ले सकते हैं, किसी की क्या कर सकते हैं, माध्यम से कह सकते हैं कि हाँ हमने सजा की है या नहीं की है। इसमें थोड़ी बहुत उसकी गुंजाइश दी जाती है। अब आते हैं हम, इसमें एक और आता है, एक और चीज आपको बताते हैं इसमें अपराध दोष सिद्धि संरक्षण में एक होता है निवारक दोष। यानी एक क्या होता है, निवारक दोष होता है। इसमें यह होता है कि आपने क्या किया, आपने कोई सजा काट के आए, यानी आप कोई सजा काट के आए और सजा काट के आने के बाद से क्या हुआ, यानी इसमें यह होता है कि आप कोई सजा काट के आए और सॉरी खांसी आने लगी, तो आप कोई सजा काट के आए और सजा काट के आने के बाद से कभी कभी होता है बिना वारंट भी क्या होती है, अगर आप पे शक होता है तो शक के आधार पे क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद से क्या होता है, आप वो अपनी गवाही पेश कर सकते कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया। नहीं, आप उससे क्या कर सकते, एक तरह से सबूत ले सकते हो हमको किस जुर्म में या किस मैटर पे क्या कर लिया गया है, यानी हमें गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन सुरक्षा। ये देखिए क्या है, यानी अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 ये कहता है व्यक्तिगत सुरक्षा देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा। इसमें एक आता है पर्यावरण, इसमें क्या आता है, पर्यावरण। यानी पहला आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन सुरक्षा में अनुच्छेद 21 में कि हमको क्या मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। यानी सभी लोगों को भारत सरकार क्या करेगी, व्यक्तिगत यानी प्रत्येक लोगों को क्या करेगी, सुरक्षा देगी, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या किसी जैसे आत्महत्या से संबंधित हो या फिर ये बोलते हैं कि जैसे हेल्थ से संबंधित हो। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण की वजह से क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है या उसकी जीवन संकट में आती है, तो इसके दोषी कौन माने जाएंगे, यानी भारत सरकार मानी जाए। ये हमारा समझाने, यानी हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि हमको यानी सारे लोगों को मौलिक अधिकार में ये दिया गया है कि प्रत्येक लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, भारत सरकार को है। यानी अगर कोई पर्यावरण से संबंधित कोई क्या होती है, कोई बीमारियां आ जाती हैं, तो उस बीमारियों को, जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी, भारत सरकार को थी। तो भारत सरकार ने उसका क्या किया, काफी तौर पे उसका सहयोग से मतलब उसकी जो सहयोग थी वो काफी हद तक सही भी रहे और उसने सही करके भी दिखाया। दूसरा चीज हमने बताया कि आप मतलब आत्महत्या यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन सुरक्षा में अगर आप क्या करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करेगी, उस पर भी रोकेगी। यानी जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसको भी क्या करेगी, रोकेगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई क्या बोलते हैं, आप अपने आत्महत्या नहीं कर सकते। यानी ये जो आपका जीवन मिला है, ये जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं मिला है, जीवन क्या होता है, हम सबके लिए, यानी भारत देश के लिए भी मिला है। यानी ऐसा नहीं कि ये जीवन आप सिर्फ अपने लिए जिए, अपने माँ बाप के लिए जिए। ये इसका कर्तव्य, यानी आपका कर्तव्य बनता है कि आप भारत देश में मिले हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि भारत के लिए भी क्या कीजिए, कुछ कीजिए। इसीलिए क्या कहा जाता है, आत्महत्या करने पे क्या हो जाता है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको अपराधी भी माना जाता है। तीसरा ये है कि हेल्थ, इसी में अनुच्छेद 21 में ये है कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। यानी अगर आपके स्वास्थ्य से संबंधित अगर क्या होता है, आप किसी सेक्टर में हो या फिर आपकी कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई, उसकी भी जिम्मेदारी क्या रहती है। इसके लिए जगह जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल की क्या की है, सरकारी अस्पताल की रचना कर रखी है। यानी हमारे भारत सरकार ने जगह जगह ये सरकारी अस्पताल खोल रखी है कि अगर कोई क्या होता है, कोई आपको गंभीर बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है, कोई हेल्थ से संबंधित, तो आप उसमें जाकर क्या कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 21 कहता है। और इसमें एक आता है पर्सनैलिटी, यानी जिसको बोलते हैं
दैहिक स्वतंत्रता, इसमें ये होता है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक प्राइवेसी भी जाती है। इसमें क्या आती है? प्राइवेसी। तो प्राइवेसी होती क्या है? जिसे कहने का मतलब हमारी कोई प्राइवेसी है, हम किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं, हम किसी से क्या करते हैं? कुछ छुपाना चाहते हैं, तो हमारी उस प्राइवेसी को कोई जबरदस्ती हमसे क्या कर सकता है? छीन नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है कि हम मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चलाने के साथ साथ कुछ देख रहे हैं और कोई आया कहा दिखाओ क्या दिखा, तो ये आपका अधिकार है कि आप अपनी प्राइवेसी छुपाइए। वो जबरदस्ती अगर क्या करता है? आपकी प्राइवेसी छीनता है, तो वो क्या होगा? वो अपराधी माना जाएगा। दूसरा वही होता है एबिलिटी, जिसे कहने का मतलब ये है कि कोई क्या किया, कहने का मतलब है कि कोई शादीशुदा औरत है और शादीशुदा औरत होने के बाद से वो क्या होता है, वो किसी के चक्कर या कोई लड़का उसके पीछे आगे पीछे घूमता रहता है और उन दोनों में क्या होता है? रिलेशनशिप बन जाता है। तो उस कंडीशन में, यानी अनुच्छेद 21 में ही कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर कोई क्या है, कोई लड़का शादीशुदा है या कोई लड़की से कुछ उसका अफेयर है, तो वो दोनों चाहे तो एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। या कोई लड़की शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद से किसी दूसरे से क्या कर रहा है? उसका अफेयर चल रहा है, यानी रिलेशनशिप है, तो वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे की जिंदगी, यानी अपने जो हस्बैंड है, जो पति है, उनको क्या कर सकती है? तलाक देकर ये अपना फिर से नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है। अब हमारा आता है 21 को 21 को में एक कहा गया है कि ठीक है, 21 को में एक कहा गया है कि इसमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। 21 को में यानी जहां पे एक को ए मिले ना, ये समझिए कि क्या किया है? उसको बाद में जोड़ा गया है। उसको क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। तो 21 को में ये कहा गया है कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे होंगे, अगर हमारे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। उन बच्चों का अधिकार बनता है कि उनका शिक्षा का अधिकार है और आपको शिक्षा उसको ग्रहण करानी है। अब देखिए बंदीकरण से संरक्षण क्या है? ये हमारा 21 को था, शिक्षा का अधिकार, यानी जो 6 साल से 14 साल के बच्चे होंगे, हमारे बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, तो उन बच्चों का ये अधिकार है। वो तो पहली बात तो अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, तो हम जानते हैं ना कि हमारा अधिकार क्या है और बच्चों का अधिकार क्या है, तो हम क्या करेंगे? उन बच्चों को 6 यानी जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को उनको क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण कराएंगे। अब ये बंदीकरण से संरक्षण देखिए क्या है? बंदीकरण से संरक्षण मतलब ये है कि हमको क्या किया जाता है, अगर हम किसी अपराध के समय, यानी हम कोई अपराध किए हैं या बिना अपराध किए, यानी कोई अपराध, चलो मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध करने के साथ साथ उसकी गिरफ्तारी आती है, तो वहां पे वो अपराधी उनसे पूछ सकता है कि हमें किस जुर्म में क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है। ये उसकी अधिकार है कि वो उससे पूछ सकता है कि हम किस जुर्म में गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरी चीज इसमें एक आता है 24 घंटे, यानी इसमें आता है 24 घंटे। 24 घंटे है क्या? सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो जो हमारा 24 घंटे है, तो 24 घंटे का मतलब है कि अगर हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो थाने से, यानी हमको सिर्फ कितने घंटे, यानी 24 घंटे के अंदर हमको किस में? न्यायिक हिरासत, यानी न्याय की हिरासत में देना है। यानी कहने का मतलब है कि 12 बजे क्या हुआ? 12 बजे किसी ने क्या किया? गिरफ्तार किया, यानी सोमवार को पुलिस वाले ने क्या किया? किसी व्यक्ति को 12 बजे गिरफ्तार किया, तो 12 बजे गिरफ्तार करने के बाद से उसको 12 बजे मंगलवार तक 12 बजे मंगलवार तक क्या होगा? उसको न्यायिक हिरासत में देना पड़ेगा। यानी उस पुलिस थाने वाले, यानी जो पुलिस जो इसने आपको गिरफ्तार किया है, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायिक हिरासत में क्या करना है? देना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंडीशन आता है, कभी कभी क्या होती है? लेट लग जाता है। तो जो अगर आपने इस 12 बजे गिरफ्तार किया और ये 12 बजे छोड़ने के बजाय आप क्या सोचते हैं कि 11 बजे चलो छोड़ देते हैं, तो आप 11 बजे निकलते हैं और थाने के पास से ही क्या होती है? लंबी कतार लग जाती है, ट्रैफिक लग जाती है। तो इसमें ये होता है कि जो ट्रैफिक में लगा समय, तो कभी कभी 12 बजे के बाद 1-2 भी बज जाता है, 1-2 भी बज जाता है कि हाँ 1-2 बज गया, तो ट्रैफिकों में लगा समय, यानी आने जाने में लगा समय क्या होता है? यानी उस 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाता है। उस 24 घंटे में क्या किया जाता है? काउंट नहीं किया जाता। और तीसरा इसमें यह है कि आप अपने लिए क्या करते हैं?
कर सकते हैं, किसी वकील को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी बंदीकरण से संरक्षण में आप अपने लिए कोई वकील, यानी सरकारी तो वकील होते हैं, लेकिन सरकारी वकील अक्सर कभी कभी क्या होते हैं, केसेस हार जाते हैं, क्योंकि उनको सरकार तनख्वाह देती है, और सरकार तनख्वाह देने की वजह से वो कभी कभी क्या होते हैं, उतने लगन से क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है। तो ये हमको मौलिक अधिकार में हमको ये स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने खुद के वकील को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हमारी आजादी यानी अपना केस लड़ने के लिए हम खुद के वकील को चुन सकते हैं। थैंक यू। आज हम मौलिक अधिकार के दो अधिकारों को पढ़े, पहला समानता के अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।